FSSAI ने खाद्य पशुओं के उत्पादन में एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका क्या मतलब है? पहले के नियमों ने केवल प्रसंस्करण चरण में एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। FSSAI ने खाद्य पशुओं के उत्पादन में एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2014 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली ने चिकन मांस में एंटीबायोटिक अवशेषों को उजागर किया। 2010 में इसने शहद में एंटीबायोटिक अवशेष पाए। अक्टूबर 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक, प्रदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष प्रथम संशोधन विनियम 2024 को अधिसूचित किया। यह संशोधन, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, फसल प्रदूषकों और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, पशु चिकित्सा प्रथाओं में उपयोग किए जाने वाले एंटीमाइक्रोबियल और अन्य दवाओं को संबोधित करता है। इस संशोधन का एक प्रमुख आकर्षण दूध और दूध उत्पादों, मांस और मांस उत्पादों, पोल्ट्री और अंडे, जलीय कृषि और इसके उत्पादों के उत्पादन के किसी भी चरण में एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर प्रतिबंध है। यह पिछले विनियमन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है, जिसने प्रसंस्करण के किसी भी चरण में एंटीबायोटिक्स के उपयोग की अनुमति नहीं दी थी। इसके अलावा दूध और दूध उत्पादों को एक अतिरिक्त क्षेत्र के रूप में पेश किया गया है, जहां यह प्रतिबंध लागू होगा। मांस, पोल्ट्री और जलीय कृषि से परे दायरे का विस्तार किया गया है। विशेष रूप से 3 एंटीबायोटिक वर्ग, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, नाइट्रोफुरान्स और नाइट्रोइमिडाजोल्स और 5 एंटीबायोटिक्स, कार्बाडॉक्स, क्लोराम्फेनिकॉल, कोलिस्टिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और इसका मेटाबोलाइट डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन और सल्फामेथोक्साजोल खाद्य पशु उत्पादन में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने पहले इन एंटीबायोटिक्स के उपयोग को पशु खाद्य क्षेत्रों में उजागर किया है। इनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स को पहले विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया था। यह संशोधन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि अब तक केवल कोलिस्टिन को 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW द्वारा सभी खाद्य उत्पादन करने वाले जानवरों में प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि किसी भी परीक्षण या निगरानी के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा नहीं है। यदि किया गया हो तो कोलिस्टिन प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन की पुष्टि करने के लिए 2021 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MOANFW ने एक मसौदा आदेश जारी किया था, जिसमें 1 फरवरी 2022 से भारत में कृषि में उपयोग के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस टेट्रासाइक्लिन के आयात, निर्माण या सूत्रीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया था और जनवरी 2024 से लागू होने वाले पूर्ण प्रतिबंध की बात की थी। यह निर्णय केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति CIBRC के तहत पंजीकरण समिति RC की सिफारिशों के बाद आया था, जो विकल्पों की उपलब्धता के अनुसार स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के उपयोग को चरणबद्ध करने की बात कर रहा था। हालांकि जब CSE ने CIBRC के साथ फॉलो अप किया तो यह सामने आया कि आदेश अभी भी लागू नहीं हुआ है और विकल्पों से संबंधित काम नियामक निर्णयों को सूचित करने के लिए चल रहा है। मार्च 2024 में अधिसूचित तटीय जलीय कृषि को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश तटीय जलीय कृषि में 5 एंटीबायोटिक वर्गों और 5 एंटीबायोटिक्स को प्रतिबंधित करता है, जो मुख्य रूप से निर्यात के लिए है। इस दिशा निर्देश ने 2005 के पहले के दिशा निर्देश को अधिग्रहित कर लिया। तटीय जलीय कृषि में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक वर्गों में से अब 3 वर्ग, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, नाइट्रोफुरान्स और नाइट्रोइमिडाजोल्स और 2 एंटीबायोटिक्स, क्लोराम्फेनिकॉल और सल्फामेथोक्साजोल को सभी प्रकार की जलीय कृषि में भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ये ताजे पानी की जलीय कृषि में प्रतिबंधित है, लेकिन शेष एंटीबायोटिक्स जैसे नैलिडिक्सिक एसिड, नियोमाइसिन और फ्लूरोक्विनोलोन के एक वर्ग के लिए ये अभी भी ताजे पानी में अनियमित है। खाद्य पशु उत्पादन में एंटीबायोटिक्स के लिए संशोधित सहनशीलता सीमाएं। संशोधन खाद्य में उनकी सहनशीलता सीमाओं के लिए एंटीमाइक्रोबियल और अन्य पशु चिकित्सा दवाओं की सूची को भी संशोधित करता है।
एंटीबायोटिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 नए एंटीबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन, सेफालेक्सिन, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, जी बेंजिलपेनिसिलिन, सल्फामेथाजिन और सल्फाडाइमेथॉक्सिन को मौजूदा 21 की सूची में जोड़ा गया है, जिससे कुल संख्या 27 हो गई है। इन 6 में से सीएसई ने पहले भारतीय डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र में एमोक्सिसिलिन, सेफालेक्सिन, जेंटामाइसिन और पेनिसिलिन के उपयोग की रिपोर्ट की है। सभी के लिए सहनशीलता सीमाएं समान रहती हैं, सिवाय सेफेसिट्राइड और ट्राइमेथोप्रिम के मामले में, जहां दूध के मामले में सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। इसके मुकाबले 2018 के खाद्य सुरक्षा और मानक, प्रदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष द्वितीय संशोधन विनियम 2018 ने 31 एंटीबायोटिक्स के लिए सहनशीलता सीमाएं प्रदान की थी। ये विनियम मूल रूप से 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होने के लिए निर्धारित थे, लेकिन बाद में इसे हितधारकों के इनपुट के आधार पर 1 अप्रैल 2019 तक बढ़ा दिया गया था, जिन्होंने अनुपालन में चुनौतियों को उजागर किया था। मार्च 29, 2019 को एफएसएसएआई ने एक दिशा जारी की, जिसमें उसने 31 से 21 एंटीबायोटिक्स की निगरानी की संख्या को कम कर दिया, 10 को बाहर कर दिया, और यह भी उल्लेख किया कि यह शेष लोगों के लिए संभावित विलोपन या सहनशीलता सीमाओं में बदलाव पर काम करना जारी रखेगा। 5 साल बाद भी 10 एंटीबायोटिक्स के बहिष्कार से छोड़ी गई नियामक खाई, सिवाय कोलिस्टिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो अब प्रतिबंधित हो गए हैं, अभी भी अनसुलझी है। शेष 8 बहिष्कृत के लिए 2 महत्वपूर्ण एंटीमाइक्रोबियल CIAs, जिल्मिकोसिन और टाइलवालोसिन टार्ट्राट, और 2 उच्चतम प्राथमिकता महत्वपूर्ण एंटीमाइक्रोबियल HPCIAs, सेफक्विनोम सल्फेट और एनरोफ्लॉक्सासिन हैं। CIA और HPCIA एंटीमाइक्रोबियल की श्रेणियां हैं, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानव चिकित्सा में उनके महत्व के आधार पर परिभाषित किया गया है। CSE ने पहले खाद्य पशु क्षेत्र में सेफक्विनोम, टाइलवालोसिन और एनरोफ्लॉक्सासिन के उपयोग को पाया था, जबकि इनमें से कई एंटीबायोटिक्स जैसे एनरोफ्लॉक्सासिन या टाइलवालोसिन मुख्य रूप से जानवरों में उपयोग किए जाते हैं। संभव है बैक्टीरिया अन्य एंटीबायोटिक्स के खिलाफ क्रॉस प्रतिरोध का कारण बन सकता है, इसलिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता है, जिसमें उचित परीक्षण और प्रवर्तन उपाय शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन एंटीबायोटिक्स का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त कई एंटीबायोटिक्स सहनशीलता सीमाएं BPC, ब्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, थाइमिन और टाइलोसिन और HPC, सेफ्टिफोर, टेनोफ्लॉक्सासिन और फ्लूमेक्विन, और उनमें से कई का उपयोग खाद्य जानवरों में किया जाता है। हालांकि उनके लिए सहनशीलता सीमाएं निर्धारित करना उनके उपयोग की निगरानी में मदद करता है, लेकिन मानव चिकित्सा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इन्हें भविष्य में चरणबद्ध करने पर विचार किया जाना चाहिए। शहद में पहचान की सीमा बढ़ी। 2024 के एफएसएसएआई विनियम स्पष्ट रूप से शहद उत्पादन के दौरान एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर प्रतिबंध की बात करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग का परीक्षण करने के लिए शहद के मानक देते हैं। पहले के विनियमों ने केवल सहनशीलता सीमाएं प्रदान की थी, बिना उपयोग पर सीधे प्रतिबंध का उल्लेख किए। संशोधन शहद के लिए 2 एंटीबायोटिक वर्गों, नाइट्रोफुरांस और सल्फोनामाइड्स के साथ 9 एंटीबायोटिक्स के लिए मानक प्रदान करता है। हालांकि सभी एंटीबायोटिक्स के लिए अधिकतम अवशेष प्रदर्शन सीमाएं MRPLs 1 को छोड़कर क्लोरैम्फेनिकॉल 5 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम से 10 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम तक बढ़ा दी गई है। वर्षों में उपकरण संवेदनशीलता और विशिष्टता में तकनीकी प्रगति के साथ यह उम्मीद की जा सकती है कि एंटीबायोटिक्स की छोटी मात्रा की पहचान संभव होनी चाहिए। हालांकि सीमाओं में वृद्धि प्रतिकूल है, क्योंकि यह एंटीबायोटिक्स की बड़ी मात्रा के उपयोग के लिए अतिरिक्त मार्जिन देता है। CSE ने बढ़ी हुई सहनशीलता सीमाओं के पीछे के तर्क पर स्पष्टीकरण के लिए FSSAI से संपर्क किया है और शेष एंटीबायोटिक्स और पशु चिकित्सा दवाओं की स्थिति को समझने के लिए भी FSSAI से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। नियमित निगरानी और सार्वजनिक डोमेन में डेटा उपभोक्ता विश्वास प्राप्त करने की कुंजी है। FSSAI के संशोधन खाद्य पशु उत्पादन में
एंटीबायोटिक उपयोग और खाद्य में उनकी उपस्थिति को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित करते हैं। हालांकि FSAI द्वारा लगातार निगरानी और अवशेष परीक्षण की कमी रही है। 2018 के दूध सर्वेक्षण को छोड़कर, जिसमें कई एंटीबायोटिक्स के अवशेषों की उपस्थिति का खुलासा हुआ था, इन अंतरालों को देखते हुए खाद्य की सुरक्षा में उपभोक्ता विश्वास प्राप्त करना मुश्किल है। यह महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता उस खाद्य के बारे में जागरूक हों जो वे उपभोग करते हैं, उसमें मौजूद प्रदूषकों और विषाक्त पदार्थों के संबंध में। इस प्रकार मानकों का संरेखण मजबूत परीक्षण और सार्वजनिक रिपोर्टिंग के साथ आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये विनियम एंटीबायोटिक दुरुपयोग को रोकने और AMR से निपटने में प्रभावी है। 2014 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली ने चिकन मांस में एंटीबायोटिक अवशेषों को उजागर किया। 2010 में इसने शहद में एंटीबायोटिक अवशेष पाए।